हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मन इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं परिवहन का चैप्टर। ये वन शॉट वीडियो है। इसकी नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर को। तो परिवहन परिवहन वह सुविधा होती है जिसके माध्यम से भौतिक वस्तुओं व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है। जैसे मुझे यहां से मेरे घर जाना है तो मैं किसी माध्यम से जाऊंगा। हो सकता है टेम्पो में बैठ के जाऊं, रिक्शे पे जाऊं या बाइक से जाऊं। तो जिस माध्यम से मैं जाऊंगा उसे हम परिवहन कहेंगे। परिवहन की विधाएं चार प्रकार की होती है। परिवहन चार चार जगहों पर पॉसिबल होता है। पहला स्थल में, जिसमें जमीन के माध्यम से किया जाता है। दूसरा जल में, जिसमें जल के माध्यम से परिवहन होता है। तीसरा वायु में, जिसमें वायु के माध्यम से परिवहन होता है। चौथा पाइपलाइन से, जिसमें जल और स्थल दोनों ही शामिल होते हैं। अब देखते हैं हम आगे क्या है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सड़क परिवहन को। तो प्यारे बच्चों, जो सड़क होती है, सड़क परिवहन स्थल परिवहन की एक विधा होती है। यह सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग व वायु मार्ग तक सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह सेवाओं को घर घर जोड़ने का काम करती हैं। देश के आंतरिक परिवहन को तेज करते हैं। इस पर मोटर वाहनों द्वारा परिवहन की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जिसमें कार, जीप, बाइक, ट्रक, इन सब के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर हमने एक नोट दिया है कि जर्मनी में जो मोटर वाहन है उसको ऑटो वाहन के नाम से जाना जाता है। ये एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर मोटर वाहन को ऑटो वाहन कहा जाता है। तो वो है जर्मनी। विश्व में जो सबसे पहले रेल चली थी दोस्तों, वो चली थी ब्रिटेन में, जो स्टार्मटन से डर्लिंगटन के बीच में चली थी। और वो कब चली थी? 1825 में। वो रेल चली थी हमारी 1825 में। अब बात करते हैं विश्व की कुल सड़क की जो लंबाई है वो है 150 लाख किलोमीटर। 150 लाख किलोमीटर की है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसके नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं यातायात प्रवाह। यातायात प्रवाह से अभिप्राय दो समय अंतरालों के बीच में सड़कों पर यातायात अर्थात वाहनों की वृद्धि से है। अर्थात यातायात प्रवाह से अभिप्राय दो समय अंतरालों के बीच सड़कों पर वाहनों की वृद्धि से है। जो सड़कों पर वाहनों की जो वृद्धि होती है उसे ही हम यातायात प्रवाह कहते हैं। महामार्ग हो जाएंगे। यह महामार्ग लंबे स्थानों को जोड़ते हैं, दूर के स्थानों को जोड़ते हैं, शहरों को जोड़ते हैं, दो बड़े शहरों को। ये आबादित प्रवाह की सुविधा प्रदान करते हैं। इनकी जो सड़कें होती हैं वो 80 मीटर तक चौड़ी हो सकती हैं। 80 मीटर तक चौड़ी हो सकती हैं। ये 4 लाइन 6 लाइन के हो सकते हैं, 8 लाइन के भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका में जो सड़कें हैं, अमेरिका में वो किस प्रकार की हैं, क्या वहां पर सड़कों की स्थिति है। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। लगभग 1 किलोमीटर में 0.65 किलोमीटर लंबी सड़कें पाई जाती हैं। प्रत्येक स्थान से महामार्ग जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अमेरिका में किसी भी स्थान पर रहे, वहां से जो महामार्ग है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा सड़कों के माध्यम से मैक्सिको तक जुड़ा हुआ है। सड़कों के माध्यम से मैक्सिको तक जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं ट्रांस कैनेडियन महामार्ग की। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग कनाडा में है, जो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांत वैंकूवर को न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। ये शुरू होता है विक्टोरिया से, जो खत्म होता है सेंट जॉन नगर के पास में। ठीक है, लगभग ये पूरे कनाडा का एक कोना ले लेता है, जो पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू होता है और पूर्व में पहुंचता है सेंट जॉन नगर में। ये स्थान है पूर्व का, पूर्वी छोर है, और यह है पश्चिमी छोर। पश्चिमी छोर, तो पश्चिमी छोर ब्रिटिश कोलंबिया का है और पूर्वी छोर जो है वो सेंट जॉन का है। तो इसका ट्रांस कैनेडियन महामार्ग का। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में महामार्ग। अब भारत में जो महामार्ग है उसे हम नेशनल हाईवे के रूप में जानते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में। जो सबसे बड़ा महामार्ग है जो नेशनल हाईवे है भारत का, वो NH-44 है, जो श्रीनगर से SN से कन्याकुमारी KK तक है। और ये महामार्ग पहले जाना जाता था NH7 से, NH7 के नाम से जाना जाता था।
ये NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक था उसी को अपग्रेड कर दिया गया है, जिसको श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कर दिया गया है। भारत का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो 118वें नंबर पर आता है, NH 118, जो कि झारखंड में है। ये बहुत ही छोटा है, जमशेदपुर से लेके असनबानी तक है, जो कि मात्र 17 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, मात्र 17 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। अब बात करते हैं सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें क्या होती हैं? सीमावर्ती सड़कें वे सड़कें होती हैं जिनका निर्माण सीमाओं पर होता है, दो देशों की सीमाओं के बीच में होता है, वे सीमावर्ती सड़कें होती हैं। इनका निर्माण बीआरओ करता है। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम बॉर्डर पे सड़कों का बनाना होता है। अब बात करते हैं रेल मार्ग। यह स्थल परिवहन की एक विधा है जिसे स्थल पर लंबी दूरी को तय करने के लिए किया जाता है, तय करने के लिए निर्माण किया गया था या किया जाता है। रेल की पटरी की चौड़ाई के आधार पर रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है या 3 लाइनों में बांटा गया है। पहला होता है बड़ी लाइन, जिसमें रेल की पटरी तकरीबन 1.5 मीटर चौड़ी होती है। दूसरा होता है मानक लाइन, जिसमें रेल की पटरी तकरीबन 1.44 मीटर चौड़ी होती है। और तीसरा होता है मीटर लाइन, जिसमें रेल की पटरी की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर रखी जाती है। मानक लाइन अभी ब्रिटेन में चल रही है, जबकि बड़ी लाइन और छोटी लाइन भारत में चलती है। अब बात करते हैं आगे। आप बात करते हैं तो नोट नंबर 1 हमारा आता है, जिसमें बताया गया है रेल मार्ग ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। यहाँ के लोग ज्यादातर रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। इन देशों में कुल 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। मतलब ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान में जो कुल रेल मार्गों की लंबाई है वो 13 लाख किलोमीटर की है। अब बात करते हैं किस कॉन्टिनेंट में कितने रेल मार्ग हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू बुक, तो पहला है हमारा यूरोपीय रेल मार्ग। अब यूरोपीय रेल मार्ग, यूरोप में विश्व का सबसे सघनतम रेल मार्ग पाया जाता है, सबसे ज्यादा रेल मार्ग पाया जाता है। यहां पर रेल मार्ग की लंबाई 4,40,000 किलोमीटर की है। मतलब पूरे यूरोप में जो रेल मार्ग है उसकी टोटल लंबाई 4,40,000 किलोमीटर की है। यहां पर अधिकांश रेल मार्ग दोहरे व बहुमार्गी है। दोहरे का मतलब है एक जाने वाला और एक आने वाला, 2 रेल लाइन है यहां पर। यूरोप में सबसे ज्यादा रेल घनत्व बेल्जियम का है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आए कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा रेल घनत्व किस देश में है, तो आप बताएंगे बेल्जियम। क्या बताएंगे? बेल्जियम, जो कि यूरोप में है। अब बात करते हैं, यह रेल मार्ग यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है, जैसे लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वारसा, सभी जगहों को जोड़ता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसमें आता है उत्तरी अमेरिका में रेल मार्ग। अब हमने यूरोप में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका में जो रेल मार्ग है वो कहां है? उत्तरी अमेरिका में रेल तंत्र सर्वाधिक है। मतलब सबसे ज्यादा जो रेल तंत्र है वो उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का 40% रेल मार्ग अकेला उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यह व्यापारिक नगरों को आपस में जोड़ता है, व्यापारिक नगरों को आपस में जोड़ता है। दूसरा नोट है यहां पर, कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब कनाडा में जो रेल मार्ग है या जो रेल तंत्र है वो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया का रेल मार्ग में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जो अकेले 25% साउथ वेल्स में पाया जाता है। जो अकेला 25%, पूरे ऑस्ट्रेलिया का 25% रेल मार्ग न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग। दक्षिण अमेरिका में जो रेल मार्ग है वो 2 प्रदेशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे सघन रेल मार्ग पाया जाता है, जो अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादन क्षेत्र हैं। अर्जेंटीना के पंपास जो कि मैदानी इलाका है, दूसरा ब्राजील के कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका का तकरीबन 40% रेल मार्ग पाया जाता है। और आपको एक फैक्ट बता दूं मैं, यहां पर एक फैक्ट है कि ब्राजील में कॉफी के बगानों को फेजेंडा कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, एक फैक्ट है। अब बात करते हैं, ये रेल मार्ग तटीय क्षेत्रों के देशों
को आंतरिक प्रदेशों से जोड़ता है, जो तटीय, जो दक्षिण अमेरिका के तटीय देश हैं उनके आंतरिक प्रदेशों से आपस में जोड़ता है। अब बात करते हैं आगे। अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जिसमें सोने, हीरे और तांबे के खनन की क्रियाकलाप होते हैं, उन रास्तों पर यह पाया जाता है। ठीक है, अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, सिर्फ अकेले दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका के प्रमुख जो रेल मार्ग हैं वो है बेंगोला रेल मार्ग, जो अंगोला से कंगटा तक चलता है, जाम्बिया तांबे पेटी तक होता हुआ। जाम्बिया तांबे पेटी वहां है जहां से तांबा निकाला जाता है। दूसरा तंजानिया रेल मार्ग है, जो जाम्बिया से दार ए सलाम तक चलता है। तीसरा है आपका बोस्वाना, जो कि जिम्बाब्वे तक चलता है। चौथा आपका दक्षिण अफ्रीका में कैपटाउन तक। और अब बात करते हैं हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, ऐसे रेल मार्ग जो एक महादेश को पूरा पार करके दूसरे छोर तक पहुंचते हैं। तो हमारी पूरी दुनिया में सिर्फ 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जिनको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की। वह रेल मार्ग जो महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर तक लेके जाते हैं या उसमें मिलाते हैं, ये लंबी दूरी के रेल मार्ग होते हैं। पूरे महाद्वीप में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का काम इन्हीं का होता है। पूरे महाद्वीप में वस्तुओं और सेवाओं को महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक लेके जाते हैं। तो ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की कुछ विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब बात करते हैं, सबसे पहले आता है पार साइबेरियन रेल मार्ग, जो आपका रूस में है, ये रूस में स्थित है। इसकी लंबाई 9,322 किलोमीटर है। यह दोहरा पथ है। दोहरा मतलब इसमें आने का और जाने का, एक आने का ट्रैक है और एक जाने का ट्रैक है, दोनों ट्रैक पाए जाते हैं। विद्युतीकृत है, बिजली से चलता है। एशिया के बाजारों को यूरोप के बाजारों से जोड़ने का कार्य पार साइबेरियन रेल मार्ग करता है। इस रेल मार्ग के छोर हैं, तो पश्चिमतम छोर जो है सेंट पीटर्सबर्ग है। पश्चिम का जो छोर है वो सेंट पीटर्सबर्ग है, जबकि पूर्वी छोर जो है वो व्लादिवोस्टॉक है। पूर्वी छोर क्या है? व्लादिवोस्टॉक। ऐसे ही हमारा दूसरा पढ़ेंगे पार कैनेडियन रेल मार्ग, कनाडा में है। इसकी लंबाई 7,050 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है 7,050 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1886 में हुआ था। यह भी दोहरा पथ है। इसकी लाइन कनाडा के आर्थिक धमनी कही जाती है। यह रेल लाइन जो है वो कनाडा की आर्थिक धमनी कही जाती है, जो पूरे कनाडा में व्यापार का फैलाव करती है। इसके छोर, इसका जो पश्चिमी छोर है वो वैंकूवर विक्टोरिया है, जबकि इसका पूर्वी छोर हैलिफैक्स से सिडनी है। हैलिफैक्स से सिडनी है। ये एक्चुअल में थोड़ा डाउनवर्ड की तो और चलता है, जिसमें पहला हैलिफैक्स पड़ता है, दूसरा सिडनी पड़ता है। ये हम इसके मैप के माध्यम से इसको पूरी तरह से भी क्लियर करेंगे। अब हम बात करते हैं पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह रेल मार्ग मेलबर्न से शुरू होता है, जो सिडनी से होता हुआ पश्चिम के पर्थ तक जाता है। पश्चिम के पर्थ तक जाता है। अब हम इसको यहां देखेंगे, इसके जो छोर हैं, इसके जो किनारे हैं, वो पूर्वी छोर में आता है सिडनी, और दक्षिण पूर्वी में आता है मेलबर्न, और पश्चिमी छोर में आता है आपका पर्थ। पश्चिमी छोर में क्या आता है? आपका पर्थ आता है। तो ये पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग थे। अब आइए चित्रों के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम चित्रों के माध्यम से इनको समझते हैं तो हम देखते हैं जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है उसका पश्चिमी छोर सेंट पीटर्सबर्ग है, जबकि इसी का पूर्वी छोर व्लादिवोस्टॉक है। व्लादिवोस्टॉक है। अब हम बात करते हैं पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग का, जो पूर्व में है आपका पर्थ, और पश्चिम में जो है वो आपका सिडनी पड़ता है, और दक्षिण पश्चिम में हमारा पड़ता है मेलबर्न। दक्षिण पश्चिम में हमारा क्या पड़ता है? मेलबर्न। इन सारी जगहों पर क्या है? स्टेडियम है हमारे इंडिया, जहां पे इंडिया मैच खेलने जाती है। अब बात करते हैं पार साइबेरियन रेल मार्ग। पार साइबेरियन रेल मार्ग में जो पश्चिमी कोना है, पश्चिमी छोर है, वो है वैंकूवर विक्टोरिया, जबकि पूर्वी छोर जो है आपका वो सिडनी है, और दक्षिण पूर्वी छोर क्या है आपका? हैलिफैक्स है। यही चीज अभी हमने जस्ट पढ़ी है। ये आपसे मैप में पूछे जाने वाले सबसे हॉट क्वेश्चंस हैं, पेपर में कई बार आते हैं, एनसीईआरटी में, क्लास 12th में, क्लास 12th बोर्ड में, प्री बोर्ड में, सब जगह पे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। कंपटीशन लेवल में भी इसके कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं संघ और प्रशांत रेल मार्ग। संघ और प्रशांत
रेल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं यह रेल लाइन या रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित है। यह क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडेन और सैक्रामेंटो से होते हुए फ्रांसिस्को को जोड़ती है। इस रेल मार्ग पर अयस्को का निर्यात होता है। इस रेल मार्ग पर किसका होता है? अयस्को का निर्यात होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो एक्सप्रेसवे आने वाला है, ओरिएंट एक्सप्रेसवे। ओरिएंट एक्सप्रेसवे, यह लाइन पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। बुडापेस्ट से बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इसके अलावा कुछ समुद्री मार्ग हमें पढ़ने हैं। अब समुद्री मार्ग क्या होते हैं पहले हम ये जानेंगे। समुद्री मार्ग सस्ते परिवहन होते हैं, ठीक है। इसमें इस रख रखाव का कोई खर्च नहीं आता है, क्योंकि इसमें कोई सड़कें नहीं होती हैं, बिल्कुल स्लोली चलता है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में हमें कुछ समुद्री मार्ग पढ़ने हैं, जिसमें उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग है, उत्तमाशा आंतरिक समुद्री मार्ग है, दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग है, दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग है और उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग है। इन सब समुद्री मार्गों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिम के यूरोप से जोड़ता है। यह टॉपिक आपको याद रखना है। ये किसको जोड़ता है? उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिम यूरोप से जोड़ता है। इस मार्ग से विश्व का 1/4 व्यापार होता है। तो आप कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से विश्व का 1/4 व्यापार होता है। यह मार्ग बहुत व्यस्ततम मार्गों में से एक है, इसीलिए इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा व्यस्त मार्ग होता है। अब बात करते हैं भूमध्य सागरीय हिंद महासागर समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग प्राचीन समुद्री मार्ग है। यह मार्ग पोर्ट सईद, अदान, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर को जोड़ता है। अब बात करते हैं उत्तमाशा आंतरिक समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वाणिज्य प्रदेशों से आपस में जोड़ते हैं, जिनके कारण इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बहुत ही ज्यादा हो जाती हैं और बहुत ही बेहतर हो जाती हैं और आर्थिक विकास को थोड़ा फायदा होता है। अब हम बात करते हैं, यह सुएज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। ये सुएज नहर के निर्माण से पहले लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। निर्माण से पहले लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। जो सुएज नहर मार्ग से तकरीबन 6400 किलोमीटर लंबा था। 6400 किलोमीटर लंबा था। तो कहीं ना कहीं यह मार्ग बहुत लंबा था। जब सुएज नहर आई तो इस मार्ग को इन्होंने क्या करा? छोटा करा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागर के पार एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका के देशों से जोड़ता है। और आपको पता है कोई भी व्यापारिक मार्ग जो है वो वहां पर ज्यादातर व्यापारिक एक्टिविटीज ही करने को देगा, और व्यापारिक एक्टिविटीज करने से वहां पे आर्थिक विकास जो है वो तेज होता है। अब हम बात करते हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार को फैलाता है। यह मार्ग होनोलुलु में मिलता है। ये कहां मिलता है? होनोलुलु में मिलता है। यह वैंकूवर और याकोहामा को जोड़ता है। यह वैंकूवर से याकोहामा तक की दूरी को 2480 किलोमीटर कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस बच रही है। यह मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को
एशिया के पत्तनों से जोड़ता है, डायरेक्ट एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग, यह समुद्री मार्ग दक्षिणी प्रशांत में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायता देता है या बढ़ावा देता है। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर के द्वीपों में मिलाता है। इस मार्ग पर प्रमुख पत्तन होनोलुलु है। इस मार्ग का जो प्रमुख पत्तन है या प्रमुख पोर्ट जो है वो होनोलुलु है। किसका? दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग का जो महत्वपूर्ण पत्तन है वो होनोलुलु है। पनामा और सिडनी के बीच की दूरी यहां से 12,000 किलोमीटर रहती है। पनामा से सिडनी तक की दूरी यहां से 12,000 किलोमीटर रहती है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तटीय नौ परिवहन। तटीय नौ परिवहन यह जल परिवहन की एक विधा है जो सस्ता परिवहन मुहैया कराती है। नौ परिवहन, नौकाओं के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से परिवहन करना। तो नौ परिवहन में जो नहरें हैं, हमें दो नहरों के बारे में पढ़ना है। पहला हमारी सुएज नहर है, दूसरा हमारी पनामा नहर है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी सुएज नहर है वो मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण 1869 में किया गया था। यह उत्तर में पोर्ट सदाई एवं दक्षिण में पोर्ट सुएज पत्तन है। इसके उत्तर में पोर्ट सईद, इसके उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट सुएज पत्तन पाए जाते हैं। यह उत्तर में भूमध्य सागर को दक्षिण में लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि उत्तर में भूमध्य सागर को दक्षिण के लाल सागर से जोड़ती है। इसमें कोई जल बंधन तंत्र नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है, ये नेचुरल है। इसकी लंबाई 160 किलोमीटर की है। इसकी गहराई जो है वो 10 से 15 मीटर की मापी गई है। इस नहर को पार करने में जो कुल समय लगता है वो 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इस नहर को जो पार करने में समय लगता है वो 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं पनामा नहर। पनामा नहर पनामा में ही स्थित है। अब पनामा कहां पाया जाता है? पनामा आपका मैक्सिको और आपका कोलंबिया के बीच में पाया जाता है। मैक्सिको और कोलंबिया के बीच में पाया जाता है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर भी कहा जाता है। यह 72 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यह 12 किलोमीटर अत्यंत गहरी है 72 में से। इसके अंदर 6 जल बंधन तंत्र पाए जाते हैं, मतलब पानी को रोक के ऊपर उठाने का प्रोसेस यहां पर होता है। इस नहर से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। अब ये किसको किसको जोड़ता है, क्या है, इसको हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा अब यहाँ पे मैप आ गया है, अब इस मैप में हम देखते हैं कि क्या चीजें हमें पढ़नी है। अब देखेंगे जो सुएज नहर है ये भूमध्य सागर को यहां पर लाल सागर से जोड़ रही है, सुएज की खाड़ी से जोड़ रही है। ठीक है, इसके उत्तर में जो है पोर्ट सईद है और दक्षिण में सुएज पोर्ट है। दक्षिण में कौन सा पोर्ट है? सुएज पोर्ट है। ऐसे ही पनामा नहर जो है वो अटलांटिक सागर को, पनामा नहर जो है वो अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। जबकि अटलांटिक में यहां पर पनामा पाया जाता है, और सॉरी अटलांटिक में यहां पे कोलोन पाया जाता है और पनामा, प्रशांत महासागर में यहां पे पनामा पाया जाता है। इन दो पोर्टों को ये जोड़ती है। इसकी जो लंबाई है आपको बताई दी है मैंने कि 72 किलोमीटर लंबी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक जलमार्ग। अब कुछ समुद्री मार्गों के अलावा कुछ देश के भीतर भी जलमार्ग होते हैं जो नदियों द्वारा पूरे किए जाते हैं। अब इन देश के अंदर वाले जलमार्गों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब देश के अंदर जो जलमार्ग होते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले राइन जलमार्ग है, दूसरा आपका डैन्यूब जलमार्ग है, तीसरा आपका वोल्गा जलमार्ग है, चौथा आपका व्रीहन झीलें सेंट लॉरेंस जलमार्ग है, चौथा आपका मिसिसिपी जलमार्ग है, मिसिसिपी जलमार्ग है। अब हम बात करते हैं राइन जलमार्ग की। यह जलमार्ग राइन नदी पर स्थित है। यह जलमार्ग कहां पर है? राइन नदी पर स्थित है। यह जर्मनी और नीदरलैंड से प्रवाहित होती है। जर्मनी और नीदरलैंड से क्या होती है? प्रवाहित होती है। यह नीदरलैंड में रोटरडैम
लोटरडैम से स्विट्जरलैंड के बीच लोटरडैम से स्विट्जरलैंड के बेसल तक 700 किलोमीटर की लंबाई तक चलती है। मतलब ये जो है राइन जलमार्ग, इसकी जो लेंथ है वो 700 किलोमीटर तक पाई गई है, जो शुरू होती है नीदरलैंड में लोटरडैम से स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड के बेसल तक चलती है। यह मार्ग विनिर्माण क्षेत्रों से होकर जाता है, मतलब ऐसे क्षेत्रों से होकर जाता है जहां पर वस्तुओं का निर्माण होता है, इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए जाता है। यह जलमार्ग सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है, आंतरिक जलमार्ग है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्गों से जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक के जो समुद्री मार्ग हैं उनको ये जोड़ता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है आपका डैन्यूब जलमार्ग। यह जलमार्ग पूर्वी यूरोप के भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। यह जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर टराना सेविरियन तक जाता है। ये वहां तक अपनी सेवाएं मुहैया कराता है। अब बात करते हैं वोल्गा जलमार्ग रूस में नौकाएं सेवा उपलब्ध कराता है। इसकी कुल लंबाई 11,200 किलोमीटर की है, जो आगे चलकर कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यह मॉस्को को डॉन नहर काला सागर से जोड़ती है। अब बात करते हैं व्रीहेंड सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वृहद झीलें सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, सू नहर, वेलेंड नहर द्वारा जुड़ी होती है। यह उत्तरी अमेरिका का एक वाणिज्यिक जलमार्ग है, जहां से उत्तरी अमेरिका के सारे वाणिज्यिक कार्य किए जाते हैं। इसकी गहराई 3 से 5 मीटर गहरी है। यहाँ जो जलमार्ग है, इसकी जो गहराई है वो 3 से 5 मीटर गहरी है। अब बात करते हैं मिसिसिपी जलमार्ग। यह जलमार्ग उत्तरी अमेरिका के जलमार्गों को मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। किसको? उत्तरी अमेरिका के जलमार्गों को मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है, जिससे उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी में रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे व्यापारिक गतिविधियां तेज होती हैं। अब बात करते हैं वायु परिवहन की। वायु में किए जाने वाला परिवहन है। इसकी विशेषताएं हैं, ये महंगा परिवहन होता है। विश्व के किसी भाग में आप 36 घंटे से पहले पहुंच सकते हैं। 36 घंटे के भीतर ही आप पहुंच जाएंगे। परिवहन सबसे तेज परिवहन होता है। इसके लिए विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इससे पार महाद्वीपीय यात्रा आसान हो गई है। आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चंद घंटों में पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं पाइपलाइन जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे तरल पदार्थ एवं गैसीय पदार्थों का परिवहन करने के लिए बनाई जाती है। यह पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन के उदाहरण है यहाँ पे बिग इंच पाइपलाइन जो है आपकी, वो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है, जो तेल के परिवहन को उत्तर पूर्वी राज्यों तक लेके जाती है। जो मैक्सिको में तेल के परिवहन को उत्तर पूर्वी राज्यों में लेके जानी है। एक प्रस्तावित पाइपलाइन है तापी, ठीक है, जो ईरान से भारत तक तेल को लेकर आएगी, तेल का परिवहन करके लेकर आएगी। अब पाइपलाइन के तो बहुत इस्तेमाल हो चुके हैं हमारे देश में पीएनजी कनेक्शन जगह जगह चल रहा है, जो पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन करा रहे हैं गैस को, जिससे हमारे घर तक इजीली गैस की उपलब्धता हो रही है। तो पाइपलाइन का बहुत बड़ा योगदान धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं संचार। विचारों, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, वो संचार कहलाता है। संचार में इंटरनेट ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो कि 1990 में आया था। बहुत तीव्रता मिली है। अब उपग्रह संचार क्या होता है? सैटेलाइट के माध्यम से संचार को पहुंचाना। अब सैटेलाइट के माध्यम से ही हम इंटरनेट चला पाते हैं।
सैटेलाइट के माध्यम से ही हम जानकारियों को झटपट अपने पास पहुंचा पाते हैं। तो सैटेलाइट के माध्यमों से संचार को अपने पास आना उपग्रह संचार कहलाता है। उपग्रह संचार की शुरुआत यूएसए और रूस द्वारा शुरू की गई थी। उपग्रह के माध्यम से संचार को ज्यादा से ज्यादा दूरी तक भेजा जा सकता है, सूचना को ज्यादा से ज्यादा दूरी तक भेजा जा सकता है। भारत ने उपग्रह संचार में अपना विशेष योगदान दिया है, जैसे आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1979 में भेजा गया था। दूसरा भास्कर 1 जो 1979 में भेजा गया था, 1989 में भेजा गया था, 1979 में भेजा गया था, 1980। 18 जून 1981 में एकल का परीक्षण किया गया, प्रक्षेपण किया गया, जिसमें एशियन रॉफ्ट द्वारा हुआ था, जो एशियन रॉफ्ट द्वारा हुआ था। एकल परीक्षण किया गया था जो एरियन रॉफ्ट द्वारा किया गया था, एरियन रॉफ्ट द्वारा किया गया था। इसके अलावा हम अब आगे बढ़ते हैं साइबर स्पेस इंटरनेट। एक्चुअल में साइबर स्पेस इंटरनेट का ही एक विधा है, जिसमें कोई भी जानकारी वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा हम निकालते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा हम निकालते हैं। ये इंटरनेट के माध्यम से ही बहुत तेजी से फैला है, इंटरनेट के माध्यम से ही बहुत तेजी से फैला है, और इंटरनेट जैसे जैसे फैला वैसे वैसे इस चीज को ये और बेहतर करता गया और फैलाता चला गया। आज के टाइम पे हम साइबर स्पेस इंटरनेट का कितना इस्तेमाल करते हैं, कुछ हमें समझ नहीं आता, तुरंत हम इंटरनेट खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, तो झट से हमारे पास जानकारी आ जाती है। इसका ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, किसका परिणाम है? ये सब साइबर स्पेस इंटरनेट का है। तो इंटरनेट के माध्यम से जानकारियां जो है हमारी बहुत अच्छी हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। अगर आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पे दे देता हूं, मैं आपको आंसर उसका दूंगा। विद इन 1 घंटे के अंदर मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो मैं इसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी नॉलेज को थोड़ा बूस्ट कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं, लोग समझ सकें, जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है वो भी समझ सकें। ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग समझदार होंगे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।